नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेजबान अंसार अजीज नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटक का सियासी ड्रामा एक तारीख रकम करके खत्म हो गया है और फिर कुमार स्वामी जी, जो कि जेडीएस के करता धरता हैं बल्कि रियासती सदर हैं, वो बकौल असदुद्दीन ओवैसी के किंग मेकर नहीं बल्कि किंग बनकर साबित हुए। येडियुरप्पा 55 घंटे के सीएम बनकर आवाम के लिए मजाक बन गए, जो हमेशा बनते रहे हैं, और कांग्रेस को बादिल नाखास्ता जेडीएस से ज्यादा वोट लेने के बावजूद बीजेपी को कर्नाटक के इख्तिदार से दूर रखने के लिए कड़वे घोंट पीने पड़े हैं। बहरकैफ, इस हफ्ते में आपको पहले और दूसरे एपिसोड में कर्नाटक में शुरू होने वाले इस सियासी नाटक का असर तेलंगाना में किस तरह होने वाला है और मध्य प्रदेश और राजस्थान में कौन सी सियासी ट्रिक इस्तेमाल की जाएगी, इस पर कुछ तबसरा करूंगा। और साथ ही मोदी जी के हुकूमत की चौथी बरसी चल रही है, माफ कीजिएगा 4 साल मुकम्मल हो गए हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड पर भी कुछ बहस करने की कोशिश करेंगे। कामयाबी और नाकामियों पर कुछ नजर करेंगे हम लोग। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले आइए हम जेडीएस और कांग्रेस के मखलूत हुकूमत पर जश्न मनाने के बजाय बीजेपी को 104 सीटें कैसे हासिल हुई, इस पर गौर करते हुए अपनी सियासी सूझबूझ जो मर चुकी है उस पर मातम करते हैं। नाज़रीन, शेर का यह मिसरा हम पर सादिक आता है कि हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। जी हां, कर्नाटक की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में गुफ्तगू करूं तो यूं समझिए कि यहां बीजेपी 1 साल पहले से ही अपनी इंतखाबी मुहिम गैर महसूस तरीके से शुरू कर चुकी थी। कर्नाटक का साहिली इलाका, जिसकी अक्सर असेंबली नशिस्तें, चाहे वो उत्तर कन्नड़ा हो या दक्षिण कन्नड़ा हो, जो कि कांग्रेस के कब्जे में थी, सिवाय इक्का दुक्का के सारी की सारी नशिस्तें बीजेपी के हवाले हो गई। उधर हुबली से शुरू होने वाले इलाके, चाहे वो महाराष्ट्र कर्नाटक हो या हैदराबाद कर्नाटक, जिसको शिमाली कर्नाटक, जो कि शिमाली कर्नाटक कहलाया जाता है, वहां भी पूरे के पूरे इलाके बीजेपी के दामन में चले गए हैं। और ये वो इलाके हैं जो बड़े हसास माने जाते हैं। यहां बीजेपी गुज़श्ता 1 साल से फिरकावारियत का खेल खेल रही थी और फिर हिंदू वोटों को सिर्फ धर्म के नाम पर मुत्तहिद करती जा रही थी, और इधर कांग्रेस और बिलखुसूस मुसलमान दानिश्वर और फिर मसाजिद से वाबस्ता जिम्मेदारान व इमाए किराम बीजेपी का डर का खौल लिए हुए हर नशिस्त में कांग्रेस के लिए मुत्तहिद होकर वोट करने की बहस बनाए हुए थे, क्योंकि गुज़श्ता 4 सालों से मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में बीजेपी लगातार जो जीत दर्ज करते आ रही थी, या फिर यूं कहें कि धोखे में रखकर हुकूमतें बनाते आ रही थी, उसका डर और खौफ भी था। उधर तीसरी पार्टी को किसी भी तरह का मौका न देने और सेकुलर वोटरों को अंधेरे में रखकर कंफ्यूज करने के लिए बीजेपी लगातार जेडीएस को बदनाम करती जा रही थी। कभी देवेगौड़ा जी की तारीफ में कुछ लफ्ज बोले गए तो कहीं व्हाट्सएप में पैगाम आम करने लगे कि सिर्फ जैसे जेडीएस और बीजेपी में खुफिया गठजोड़ हुआ है, खुफिया जो है बात हुई है। ये बीजेपी हमेशा से करते आई है और बाकायदा आरएसएस की सोशल मीडिया विंग इस काम के लिए लगी हुई है, जिनका काम ही सिर्फ फेक न्यूज और झूठे न्यूज बनाना और सोशल मीडिया में आम करना है, ताकि पूरे मुल्क का हिंदू ये महसूस करे कि हिंदू मजहब खतरे में है, और इस तरह वोट को पोलराइज करके वो तरक्कियात के नाम पर नहीं बल्कि डर और खौफ का माहौल बनाकर वोट हासिल करे। और बीजेपी कर्नाटक में पूरी तरह कामयाब भी हो चुकी होती, मगर इधर बेंगलुरु, मैसूर और पूरब और पश्चिम का कर्नाटक के इलाके बीजेपी के झांसे में नहीं आए। बहरकैफ, इंतखाबात हुए, नताइज सामने आए। इंतखाबी मुहिम के दौरान जेडीएस का किरदार बड़ा मजबूत रहा, जिसमें इलाकाई पार्टियों समेत तमाम छोटी पार्टियों को अपने साथ लिया, और कांग्रेस हमेशा की तरह अपने जाम में और अपने अकड़ में रही और फिर बार बार ठोकर लगने के बावजूद इस उम्मीद में थी कि हुकूमत बनाएगी, जबकि लगभग 50 से ज्यादा अपनी नशिस्तें वो खो बैठी है। अब उसके बाद लाख खींचातानी और फिर बर वक्त फैसला लेने की वजह से वो जेडीएस के साथ मिलकर हुकूमत बनाई, जो जाहिर सी बात है सेकुलर आवाम के लिए खुशी का लम्हा है।
मगर जब मैं देखता हूं कि कर्नाटक के मुसलमान इस बार पूरी तरह मुत्तहिद होकर कांग्रेस को वोट दिया, और अगर ये साथ नहीं देते तो शायद कांग्रेस पार्टी 20 या 25 का भी आंकड़ा बमुश्किल पार कर पाती, मगर इसके बावजूद मुसलमान अपनी सियासी सूझबूझ को सही तौर से इस्तेमाल न करने की वजह से उसी जगह खड़ा है जहां वो पहले था। कुछ भी हाथ नहीं आया। कांग्रेस और जेडीएस को एकमुश्त वोट करने के बावजूद एक मुस्लिम नेता को नायब वजीर आला बनाने को तैयार नहीं। हमें लिंगायत समाज से सबक लेना चाहिए। वो अक्सर बीजेपी को वोट करते हैं, मगर उसके बावजूद जब कांग्रेस हुकूमत बनती है तो उसमें वो अपने नेताओं को आला दर्जे की वजारतें दिलाने में कामयाब हो जाते हैं। वो मुसलमान वोटरों को यह कहकर ज्यादा डरा देते हैं कि फला पार्टी को मुंतखब करना है, बसूरत दीगर फला पार्टी आ जाएगी। बाकायदा मीटिंगें बुलाकर कौम के इत्तेहाद का वास्ता देकर कुछ लोग अपना अपना मफाद नेता लोगों से उठा लेते हैं और बाकी को भाड़ में जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे माफ कीजिए अगर मेरा यह लफ्ज आपको बुरा लगे, मगर यह हकीकत है। गुजरात इलेक्शन से पहले मैंने सीधी बात कही, उसमें भी कहा था कि किसी भी पार्टी को मुत्तहिद होकर वोट करना है तो पहले उस पार्टी से पूरे कौम के लिए क्या मिलेगा इस सिलसिले में गुफ्तगू करके वादा ले। मगर हमारे लोग तो अपना मोहल्ला, अपनी मस्जिद, अपने स्कूल और मदरसे के मफाद के चक्कर में रहते। उसके बाद मैंने यही बात कर्नाटक इंतखाबात से पहले जो सीधी बात कही थी उसमें भी दोहराई थी कि जब किसी भी पार्टी को मुत्तहिद होकर वोट करें तो पहले उनके सामने अपने मुतालबे रखें। मगर कहां? देखिए, इस वक्त कांग्रेस को जुमला जो वोटिंग हुई उसमें वोटर्स को अलग किया जाए तो सबसे ज्यादा वोट इसी कौम के निकलेंगे। मगर क्या ये लोग अब आपकी बात मानेंगे? नहीं, बल्कि कुमारस्वामी के हल्फ बर्दारी के तकरीब में कोई मुस्लिम लीडर आपको दूर दूर तक नजर नहीं आया। हरगिज नहीं, ये कौम 70 सालों से ऐसी ठगी जाती रही है और आइंदा भी ठगी जाती रहेगी। अगर हमने अपनी सियासी सूझबूझ को ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, मुझे माफी के साथ ये कहने की इजाजत दें कि कुछ लोग हैं जो अपने जाती मफाद के लिए कौम को डरा धमकाकर एक अनहोने डर का एहसास दिलाकर पूरी कौम का सौदा कर लेते हैं। ऐसे लोगों की ज़हनियत को भी हमें जांचना और परखना होगा। बसूरत दीगर मुझे इसी शेर का मिसरा दोहराना होगा, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। जी हाँ नाज़रीन, यही हकीकत है। ब्रेक की इजाजत है, ब्रेक के उस पार कुछ और हकीकतें रखता हूं। अना वमन इत्तबअनी वसुब्हानल्लाहि वमा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, इस्तकबाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, जो भी कहे, बीजेपी इस बार वाकई कर्नाटक में आकर फंस गई और जो दुर्गत इसकी बनी वो गुज़िश्ता 4 सालों में कहीं नहीं बनी, किसी रियासत में नहीं बनी। कांग्रेस गोवा, मेघालय और दीगर रियासतों से सबक सीखकर नताइज आने से पहले ही कांग्रेस ने दिल्ली से कर्नाटक में मिस्टर अशोक गहलोत और फिर जनाब गुलाम नबी आजाद को भेजकर सियासी शतरंज के मोहरों को बड़ी चालाकी से एक के बाद एक आगे बढ़ाकर दुश्मन को मात देने की कोशिश की। मगर उधर बीजेपी अपनी सारी तर तवानाइयां सफ करने के बावजूद और अराकीन असेंबली के खरीदो फरोख्त के बाद अलल ऐलान कहने और कोशिश के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने घुटने टेक दिए। वरना गवर्नर वज्जू भाईवाला ने तो तय कर लिया था कि वो बीजेपी की हुकूमत बनाकर दम लेंगे और बीजेपी के लिए कर्नाटक में हुकूमत बनाना किसी चैलेंज से कम नहीं था। और अगर ऐसा होता तो फिर कांग्रेस के लिए सियासी संन्यास लेना लाजमी हो जाता। खैर, कर्नाटक के मुसलमान और दीगर तबकात ने कांग्रेस को यहां संभाल लिया और फिर जेडीएस ने तो यहां कांग्रेस के लिए इस बार आब हयात बनकर साबित हुई। बीजेपी अब यही खेल तेलंगाना में भी खेलने जाएगी, बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी अपना आखिरी दांव खेलेगी और शायद पार्लिमानी इंतखाबात के तारीख से 1-2 महीने के फर्क के साथ इंतखाबात सामने आ जाए।
तो ऐसे हालात में अब बीजेपी खतरनाक दांव खेलने जाएगी, क्योंकि कर्नाटक में एक लंबे सियासी खींचातानी के बाद कुमारस्वामी के हल्फ बर्दारी तकरीब में अपोजिशन के तमाम लीडरान, जिसमें ममता, सोनिया, राहुल, सीताराम येचुरी, लालू के बेटे तेजस्वी यादव और फिर मायावती और अखिलेश की जोड़ी, उधर तेलंगाना और केरला के चीफ मिनिस्टर का मौजूद होना, और फिर उन्होंने जिस एतमाद के साथ बीजेपी के सामने सियासी पत्ते फेंके, उससे बीजेपी की नींद तो हराम जरूर हुई है, मगर वो और ज्यादा तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। 2 दिन पहले बीजेपी के अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर इस बात का इकरार किया कि अपोजिशन पार्टियां जानती हैं कि वो 2019 के इलेक्शन में अपने दम पर एनडीए को नहीं हरा सकती, इसलिए आपस में इत्तेहाद कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का इत्तेहाद साल 2019 के लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी के लिए एक चैलेंज होगा। उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को। उधर उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना से बिगड़ते ताल्लुकात पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि ताल्लुकात तोड़े, मगर अगर शिवसेना चाहे कि ताल्लुकात तोड़े तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। उन्होंने कहा कि जिस तरह पिछली बार इंतखाबी नारा था कि अब की बार मोदी सरकार, इसी तरह इस बार नया नारा होगा, फिर मोदी सरकार। नाज़रीन, बीजेपी बखूबी जानती है कि वो किस तरह 4 सालों के अंदर अंदर मोदी की लहर फीकी पड़ गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खुला जायजा लिया था, जिसमें अभी कुछ हफ्ते पहले, बल्कि कुछ दिन पहले, जिसमें हर कोई हिस्सा ले सकता था। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बावजूद देखा जाए तो 55% चाहते थे कि एनडीए दोबारा इख्तिदार में आए और 45% चाहते थे कि ना आवे, क्योंकि इस वक्त चूंकि बड़ी बड़ी मीडिया एजेंसियां और चैनल्स और अखबारात बिक चुके हैं, जैसा कि कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन 136 की दूसरी किस्त के मंजराम पर आने के बाद ये सारी बातें वाज़ेह हो गई हैं, जिसमें बड़े बड़े अखबारात के नाम आए हैं कि वो पेड न्यूज के लिए तैयार हुए, जिसमें हिंदुत्व के एजेंडे को आम करने के लिए सौदा किया जा रहा था। ये वीडियो आपको कोबरा पोस्ट के फेसबुक ऑफिशियल पेज में भी मिलेगी, और मैंने भी इसको अपने पेज में शेयर किया है, और अपने ऑफिशियल पेज में भी, सीधी बात के पेज में भी, और मेरे नाम वाले पेज में भी जरूर देखना इसको। इस दूसरी किस्त में जो नाम आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। जी न्यूज तो खैर बदनामी जमाना है, साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूज नेटवर्क 18, स्टार इंडिया, एबीपी न्यूज, रेडियो 1, रेड एफएम, लोकमत, एबीएन, आंध्र ज्योति और टीवी5, दिन मलार, बिग एफएम, के न्यूज, इंडिया वॉइस, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, एमवी टीवी और वेपन मैगजीन, ये सारे वो नाम हैं जो स्टिंग ऑपरेशन में ये सौदा करते हुए पाए गए, इसके अफराद जो भी इससे वाबस्ता है। तो मुमकिन है कि टाइम्स ऑफ इंडिया का जो 55% का दावा है वो भी झूठा पेड़ हो। तो नाज़रीन, हमें कर्नाटक के बाद तेलंगाना और मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सियासी हिकमत अमलिया ऐसी अपनानी पड़ेगी जो मजबूत हो, क्योंकि मीडिया को सब कुछ पता है कि किस तरह मरकजी हुकूमत फेल हो चुकी है 4 सालों में, मगर वो कभी नहीं बोलेगा इस बारे में। वो तो बीजेपी हुकूमत को संवार कर पेश करेगा, जैसा कि कर रहा है। अगर बोलेगा भी तो ऐसे लोगों को डिबेट पर लाकर बिठा लेगा जो सही लोगों को गालियां देकर ट्रोल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एनडीटीवी के मशहूर मकबूल सहाफी जनाब रवीश कुमार जी ने अभी कुछ दिन पहले, बल्कि 2-3 दिन पहले, अपने प्राइम टाइम में उनके सच बोलने पर किस तरह झूठी खबरें फैलाकर उनकी मां बहन की गालियां दी गई उनको, और जान से मारने की धमकियां देते हैं, उसको लाइव दिखाया था अपने एपिसोड में, उसके वीडियोस को भी दिखाया था। और साथ में राना अय्यूब जो कि गुजरात फाइल्स के राइटर हैं और फिर मशहूर फ्रीलांसर सहाफिया हैं, उसको किस तरह ट्रोल किया गया और जान से मारने की धमकियों के साथ साथ रेप तक करने की धमकी दी गई। ये सारी की सारी चीजें उस प्राइम टाइम में दिखाया गया था। इसी में रवीश कुमार जी ने कहा कि अब ये टोलियां गांव गांव फैल गई हैं, यानी वो एक बिहार का तस्करा करते हुए कि हिंदुत्व के नाम पर किस तरह तंजीमें बनाई जा रही हैं कि उसमें किसी नौजवान को सदर बनाया जाता है, किसी को नायब सदर बनाया जाता है, और फिर हिंदुत्व के नाम पर और हिंदू धर्म के खतरे में होने का झांसा, झूठा झांसा देकर उनके हाथों में तलवारें और त्रिशूल दिए जा रहे हैं।
और यही लोग ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब पर गालियां बकते हैं और धमकियां देते हैं, और ऐसी गालियां और ऐसी धमकियां कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, बल्कि उनको इसके लिए ट्रेंड किया जाता है, किया गया है कि झूठी खबरें फैलाओ और दहशत का माहौल बनाओ। ऐसे हालात में जब आईन की धज्जियां उड़ाई जा रही हो, ऐसे में जो गेम कर्नाटक में खेला गया वो तेलंगाना में भी खेला जाएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी खेला जाएगा, और उसके फौरी बाद 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात सामने आएंगे। तो सवाल यह भी है कि थर्ड फ्रंट ने जो इत्तेहाद कर्नाटक में दिखाया वो क्या बरकरार रखकर अभी से हिकमत अमली तैयार करेगी या नहीं। और मुसलमान हमेशा की तरह डर और खौफ में रहकर वोट करेंगे या अपने लिए भी कोई इलाही अमल तय करेंगे, यह भी सोचने की बात है। कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात से पहले हिंदू वोट मुत्तहिद करने के लिए सबसे ज्यादा बीजेपी और आरएसएस ने साहिली कर्नाटक के मंगलूर और उसके मुजाफाती इलाकों को निशाना बनाया, और साल भर यहां फिरकावारियत का राज रहा जिसमें वोट पूरी तरह मुत्तहिद हुए। इसी तरह भटकल के मुजाफाती इलाके होन्नावर में एक मामूली से वाक़े को लेकर 15 दिनों तक हंगामा मचाया गया, जिसकी आग इधर सिरसी तक और उधर कारवार तक पहुंच गई, और इंतखाबात में इसका जो नतीजा निकला वो आपके सामने है। फिरकावारियत के दौरान कांग्रेस लाख चिल्लाए कि हमने ये तरक्याती काम किए, कोई सुनने वाला नहीं होगा, और लाख चिल्लाए कि बीजेपी ने कोई वादा पूरा नहीं किया, तब भी कोई सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि मजहबी नफरत के सामने ये सब कोई माना नहीं रखते। जी हां, कोई माना नहीं रखते, ये सच है। जी हां नाज़रीन, मुझे यहां एक और ब्रेक की इजाजत दे, ब्रेक के उस पार कुछ और हकीकत है। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, एक बार फिर इस्तकबाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, जाहिर सी बात है कि मरकजी हुकूमत के 4 साल मुकम्मल हो गए, जैसा कि आप जानते हैं, और जिस दिन ये मुकम्मल हुए उसी दिन पेट्रोल और डीजल की कीमत भी बढ़ी और बढ़ती जा रही है। तो मालूम हुआ कि गरीब और मुतवस्सित तबका पूरी तरह इस हुकूमत की नाकामियों से ऊब चुका है, और महंगाई ने तो आसमान को छू लिया है। ऐसे में अपोजिशन को जिस तेजी के साथ हुकूमत पर हमलावर होना था, नहीं हो पा रहे हैं। ताजा मिसाल इधर कर्नाटक की देखी कि अभी हुकूमत को आए 2 दिन भी नहीं हुए कि येडियुरप्पा ने यह ऐलान कर दिया कि कुमारस्वामी अगर वादे के मुताबिक किसानों का कर्जा 24 घंटे के अंदर माफ नहीं करेगी तो कर्नाटक बंद कर देगी। दरअसल ये बात अकल में आने वाली नहीं कि अभी तक वजारतें तकसीम नहीं हुई, हुकूमत की कुर्सी पर अभी तक ठीक तरह से बैठे भी नहीं कि इतना बड़ा फैसला जो लाखों हजारों के शक्ल में है कैसा लिया जा सकता है। मगर हुकूमत ना मिलने का गुस्सा इतना है कि बीजेपी को खुद पता नहीं वो क्या कर रही है, और धड़ाधड़ एहतिजाज के और फिर बंद के जो है वादे कर रही है और ऐलानात कर रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरह नाजायज मुतालबों को लेकर एहतिजाज और धरने देती है बीजेपी, वैसे कांग्रेस और अपोजिशन पार्टियां जायज मुतालबों पर भी एहतिजाज नहीं करते, जो अफसोस का मकाम है। मुझे हुकूमत के 4 साल पर तायराना नजर करें तो झूठ के सिवा कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ बड़ी बड़ी उम्मीदों वाले भाषण के अलावा और क्या मिल सकता है। बैंकों का हाल तो मत पूछिए, नोटबंदी को कौम की खिदमत के नाम पर छोड़कर पूरे हिंदुस्तान की इक्तिसादी हालत बर्बादी के कगार पर है। कई बैंकों का दिवालिया निकल चुका है, जो कुछ बचे हैं उनका भी बहुत ही जल्द दिवालिया निकलने वाला है। हाल ही में कई लोगों के पेंशन बंद कर दिए गए, जिसके अंदर कटौती लाई गई। इसी तरह देही डाक मुलाजिमीन का हाल है जिनकी तनख्वाह 5000 है। हालिया एक स्टिंग ऑपरेशन से पता चला है कि पेटीएम कंपनी ने ग्राहकों का डेटा हुकूमत को दे दिया। अब पूरा हिंदुस्तान पेटीएम कंपनी के खिलाफ हो गया और डिलीट करने के लिए कह रहा है कि अपने मोबाइल से सॉफ्टवेयर को डिलीट कर दो, और ये मुहिम चल रही है ट्विटर पर। अब सोचिए कि अगर ये बात किसी दूसरे ममालिक में जाहिर होती तो कितना हंगामा मच गया होता।
मगर नहीं, यहां हिंदुस्तान में अब आम हिंदुस्तानी के मसाइल के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। कुछ भगत बैठे हुए हैं जिनका काम बस सोशल मीडिया पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ बात करने वालों को देशद्रोही बताना, पाकिस्तानी बताना और हिंदू मुखालिफ बताना। 4 साल की तकमील पर मरकजी हुकूमत जश्न मना रही है, मगर पता नहीं चल रहा है कि किस बात पर जश्न मना रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ जाने की वजह से, महंगाई आसमान को छूने की वजह से, नोटबंदी की वजह से जो बैंक का दिवालिया निकाल चुकी है, या फिर बैंकों के मालिकान आवाम का पैसा लूटकर जो बैरुल ममालिक भाग गए और अय्याशी कर रहे हैं उसकी वजह से, या फिर 4 सालों में जानवर के नाम पर करीब 30 से ज्यादा हलाकतें और कत्ल हुए हैं उसके लिए। कट्टरपन की हद में इन 4 सालों में जिस इंतहा को पहुंची है, साबिका सालों में कई मिसाल नहीं मिलती। बेरोजगारी ने हिंदुस्तान को सबसे आगे कर दिया है। जॉबलेस नौजवान खुदकशी पर मजबूर है। किसान नोटबंदी के बाद तो जैसे अधमरा हो गया है। रेलवे में रोजगारी की कितनी वैकेंसियां हैं और अब तक क्यों नहीं इम्तिहानात की तारीख नहीं निकली, जाकर पूछिए तो सही। मेडिकल के शोबे में कितनी नौकरियां दी गई। साफ बात यह है कि बल्कि खुद हुकूमत भी जानती है और इस हुकूमत का गुण गाने वाले भी इस बात को जानते हैं कि 4 साल में सिर्फ अवाम मुखालिफ फैसले लिए गए। बदउनवानी को खत्म करने का दावा झूठा निकला। महंगाई तो पूछिए मत। खारिजा पॉलिसी देखेंगे तो सिर्फ वजीर आजम के असफार ही नजर आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। गरीबी और रोजगारी को खत्म करने के दावे गलत साबित हुए। जीएसटी ने बड़े बड़े ताजिरों की हालत पतली कर दी। ताजिर तिजारत करने को तैयार नहीं, ग्राहक को ये चीज खरीदने को तैयार नहीं। मगर इस हुकूमत ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इश्तिहारात पर खूब सरमाया लगाया। अगर इतना बड़ा सरमाया आवाम के मुतालबात को पूरा करने में लगाया होता तो यह हुकूमत आज कामयाब मानी जाती। जी हां नाज़रीन, अगर आपको वाकई मरकजी हुकूमत के 4 साल के कारकर्दगियों पर तफसीलात हासिल करना चाहते हैं तो आप गूगल में ModiReportCard.com टाइप कीजिए। आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी कि नोटबंदी की वजह से कितना नुकसान हुआ, काला धन वापस हुआ या फिर कितना घोटाला हुआ, पकोड़े बेचने की सलाह को लेकर कितना बवाल हुआ, और फिर हिंदुस्तान को हर दिन कितनी रोजगारों की जरूरत है, फिर खवाना फसादात की वजह से कितने कत्ल हुए और गाय के नाम पर कितने बेकसूरों को मारा गया, कितने किसान फांसी के फंदे पर चढ़ गए, कितने वादे वफा हुए और कितने नहीं, तालीम का हाल क्या है, 2 लाख स्कूल 4 साल में क्यों बंद कर दिए गए, खवातीन के तहफ्फुज के लिए सिलसिले में क्या इकदाम हुआ और 4 सालों में कितने रेप और कितने मर्डर हुए और मर्डर केस पेश आए, कानून और आईन भी महफूज रहा या उसका भी खिलवाड़ किया गया, और हुकूमत ने सरकारी पैसा कहां कहां जाया किया, मीडिया को किस किस तरह से इस्तेमाल किया गया, सारी की सारी तफसील इसमें आपको बआसानी मिल जाएगी। मेरे पास उसकी तफसीलात रखने को टाइम नहीं है, लेकिन वहां पर आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी। नाज़रीन, इन तमाम नाकामियों के बावजूद पता है बीजेपी रियासती इंतखाबात में बाजी मार ले जाती है, जीत जाती है, हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि मीडिया में उनके खिलाफ बोलने की किसी को सकत नहीं, क्योंकि वो खरीद लिए जाते हैं या खरीद लिए गए हैं। सोशल मीडिया में कोई आवाज उठाता है तो उसको ट्रोल किया जाता है, उसे देशद्रोही और हिंदू मुखालिफ कहकर उसकी खटिया खड़ी कर दी जाती है, और जब अपोजिशन लीडर बोलते हैं तो राम मंदिर या बाबरी मस्जिद या फिर दहशतगर्दी और दीगर ऐसे हसास मामले लाकर धर्म के बारे में डिबेट होने लगते हैं, जिसे देखकर एक आम हिंदू और मुसलमान भाई असल मुद्दा भूल जाता है, उसका उसमें कोई नफा भी नहीं होता। और एक तरफ मुसलमान वोट इकट्ठे होते चले जाते हैं और उधर दीगर समाज के वोट मुख्तलिफ खानों में बांटकर बीजेपी जीत हासिल करने में कामयाब हो जाती है, और यही तरीका वो तमाम रियासतों में आजमाया। अब जाकर अपोजिशन पार्टियों की अकल ठिकाने लगी तो मकामी पार्टियों के साथ गठजोड़ करने पर कांग्रेस तैयार हुई। अगर बीएसपी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये पार्टियां अगर ये काम यूपी इंतखाबात में किए होते तो ये दिन आज उनको देखना ना पड़ता। गुजरात में मकामी पार्टियों से अगर कांग्रेस हाथ मिलाती तो गुजरात की हुकूमत पर आज कांग्रेस होती। गोवा में अगर यही फुर्ती दिखाई जाती जो कर्नाटक में दिखाई गई
इसी तरह मेघालय में फुर्ती दिखाई जाती है और गोवा में दिखाई जाती है, तो आज उनका कब्जा होता कांग्रेस का, मगर वो लोग सोते रहे। बहर का एक नाज़रीन, जो हुआ सो हुआ। अब बारी तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। तेलंगाना की बात करें तो यहां मुमकिन है कि जनाब असुद्दीन ओवैसी ऐसी ही किसी थर्ड फ्रंट के हिस्सेदार बने, जैसे कि कर्नाटक में जेडीएस को हिमायत करके उन्होंने अपनी सियासी सूझबूझ की मिसाल दी। बीजेपी यहां अपने तमाम तर हथकंडे अपनाएगी। इसके बावजूद इन तमाम रियासतों में मुस्लिम दानिश्वरों के फैसले क्या होंगे, वो असल मसला है। कर्नाटक में देखिए कि जेडीएस से एक भी मुस्लिम लीडर चुनकर नहीं आया और इलाके में असेंबली की तादाद घटकर 7 को आ गई मुसलमानों की। पूरी तरह मुत्तहिद होकर एक पार्टी को इंतखाब करने के बावजूद ऊंट के मुंह में सिर्फ जीरा ही रह गया है। जी हां नाज़रीन, सोचिए जरूर, ऐसे लोगों से और ऐसे दानिश्वरान से हमेशा होशियार रहिए जिनको इंतखाबात के मौके पर ही, सिर्फ इंतखाबात के मौके पर ही इत्तेहाद बहुत ज्यादा रह रह कर याद आता है, ताकि वो अपना उल्लू सीधा कर सके। जी हां नाज़रीन, इस बात पर सोचना जरूर। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, वक्त हो चला है, हालात क्या हैं मुझसे भी ज्यादा आप अच्छी तरह जानते हैं। मेरी सीधी बात का पैगाम यही है कि हम मुसलमान, बिलखुसूस हमारे दानिश्वरान, अभी तक सियासी सूझबूझ के साथ नहीं जागे हैं, जिसकी वजह से कुछ मतलब परस्त लोग इस कौम का इस्तेमाल कर जाते हैं और इसी के आड़ में पूरी कौम का भला होने के बजाय कुछ नाम निहाद निगरान कहे या फिर कुछ ऐसे लोग जो अपना मतलब निकालना चाहते हैं, वो अपना मतलब निकालकर फरार हो जाते हैं। अपना स्टैंड मजबूत रखिए और जो लोग डर और खौफ का माहौल बनाकर हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको डंकी के चोट पर जवाब दीजिए, तब जाकर ऐसे लोगों के अक्ल ठिकाने लगेगी। वरना हम जैसे लोगों का गुज़िश्ता 70 सालों से इस्तेमाल होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। जी हां नाज़रीन, ये हकीकत है, सोचने की बात है। आप सोचते रहिए और मुझे इजाजत दीजिए। इजाजत से पहले फिर वही अपील करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। यहां इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।